नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए और उस जांच में, उस दायरे में गृह मंत्री भी आएंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं कि ये हुआ क्यों। दरअसल कुछ दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ। एंटीलिया केस के बाद जब मामला आगे बढ़ा तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि सरकार वसूली करती है, 100 करोड़ के टारगेट रखे गए हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी पैसे चलते हैं। इसके बाद अनिल देशमुख के ऊपर ये सीधा आरोप लगा कि उन्होंने टारगेट दिए थे सचिन वाजे को, और ये चिट्ठी जब उन्होंने दी तो उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको डीजी होमगार्ड बना दिया गया। फिर उन्होंने एक मुकदमा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और ये एफिडेविट दिया कि ये जो उन्होंने आरोप लगाए हैं इसकी जांच होनी चाहिए और वो जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हाई कोर्ट बॉम्बे में रेफ़र किया और मुंबई हाई कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया कि ये गंभीर आरोप हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। इसलिए जब ये मामला पूरा उठा था, काफ़ी विवाद हुआ था, तो ये कहा जा रहा था कि अनिल देशमुख जो गृहमंत्री हैं, एनसीपी के नेता हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन एनसीपी ने, स्वयं शरद पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको डिफेंड किया और उन्होंने कहा इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस आरोपों में दम नहीं है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि इन आरोपों में बहुत दम है और ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं, कॉग्निजेंस है इनका, इसलिए इसकी जांच सीबीआई करे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 15 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी जांच पूरी की जाए और उसकी रिपोर्ट आए, इसके कार्रवाई आगे होगी। इसका मतलब ये होता है कि सीबीआई 15 दिन में अपनी जांच करेगी और उसमें वो अनिल देशमुख से भी पूछताछ कर सकती है और उसके आधार पर फिर आगे एफआईआर और आगे की जांच चलेगी। तो ये बेहद गंभीर मामला है। इसी के चलते अनिल देशमुख ने आज इस्तीफा दिया। इससे पहले नैतिकता के आधार पर या राजनीतिक दबाव के आधार पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जब आज कोर्ट के आदेश के बाद सरकार पूरी तरह से घिरी हुई और फंसी हुई दिख रही थी, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। और कुछ ही सेकंड्स कह सकते हैं आप कि तत्काल ये खबर आई कि दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री हो सकते हैं। इनका नाम चल रहा है और इनका ही नाम प्रपोज किया जा रहा है क्योंकि एनसीपी के ही कोटे के अनिल देशमुख थे, इसलिए दिलीप वलसे पाटिल को ही महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनाया जा सकता है। दिलीप वलसे पाटिल भी शरद पवार जी के बहुत खास माने जाते हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार, जो उद्धव सरकार है, उसने पहले इस्तीफे क्यों नहीं लिए? अब सरकार फंसती हुई दिख रही है, इसलिए वो इस्तीफे दे रहे हैं और सरकार के लिए आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय यूनिट ने, रविशंकर प्रसाद जो संचार मंत्री, ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नैतिकता का तकाजा तो मुख्यमंत्री तक जाता है, उनको अब नैतिक आधार पर सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। आज बातचीत इसी पे होगी कि ये कांड काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें आरोप लगाने वाला भी सरकार का ही व्यक्ति है और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो गृह मंत्री हैं। तो मामला काफ़ी गंभीर है। सरकार के लिए क्या मुश्किलें आ सकती हैं और ये इस्तीफा सिर्फ नैतिकता के अभाव में दिया गया है या ये दबाव है अब कि अब फंसने की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए इस्तीफा देना बेहतर था। आपके साथ, हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राजीव जेटली हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर्षवर्धन वरिष्ठ पत्रकार हैं। एनसीपी को भी हमने आमंत्रित किया था लेकिन शायद वो जवाब नहीं देना चाहते या जवाब से बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अंत समय में आने से मना कर दिया है। तो ये जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए कि एनसीपी ने आने से मना किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तिवारी जी, ये जो नैतिकता की बात आप आज कर रहे हैं, ये नैतिकता तो 10-15 दिन पहले आनी चाहिए थी। बड़े प्रेशर में आप लोग आ गए हैं, इसलिए इस्तीफा दिलवाया गया और वो भी दिलवाया नहीं गया, एनसीपी ने कहा कि दे दो। नहीं, एक बात बताता हूं। अनिल देशमुख नागपुर से आते हैं और पिछले 30 साल से मेरे करीबी मित्र है, मुझसे 2 साल बड़े भी है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने जो सीक्वेंस रखा वो सीक्वेंस वैसा नहीं है। जो पहले जब आरोप लगे कि सचिन वाजे ने बहुत गंभीर
गलतियां की है। और सचिन वाजे ये परमवीर को भी ब्रीफिंग करता था और परमवीर भी इसमें फंसे हुए हैं और इनसे भी गलतियां हुई है, तो हमने उनको हटा दिया। हटा देने के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री ने ये बात साफ तौर पे मीडिया पे बताई कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव तबादला नहीं था, ये तबादला एक कार्रवाई थी। तो वो उसके बाद परमवीर सिंह दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद वो वापस आए और उन्होंने आरोप लगाने के बाद रश्मि शुक्ला का एक पुराना पत्र जो गोपनीय था वो लेकर देवेंद्र जी आए। देखो, विदर्भ के अंदर एक संजय राठौड़ बोल के मिनिस्टर थे, वो भी पिछड़े जाति से आते थे और विदर्भ के थे। अनिल देशमुख भी एक किसान के बेटे हैं और वो पिछड़े जाति से आते। तो क्या हुआ कि एक साजिश के तहत एक एक मिनिस्टर को राजीनामा देने लगा। ये किरकिरी बीजेपी की है। सुशांत सिंह मामले से ये किरकिरी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ली। पहले उनको लगा कि एनसीपी या हम कांग्रेस या शिवसेना से कुछ लोग फोड़कर फिर से सरकार बना लेंगे, लेकिन जब 175 लोग इंटैक्ट है ऐसा जब लगा तो उसके बाद ये डिस्परेट अटेम्प्ट हो रहा है। लेकिन आज पीआईएल, देखो पूरा राजनीतिक मामला था, आरोप पे प्रत्यारोप हो रहे थे और खुद परमवीर सिंह बड़े आरोपों में फंसे थे तब किया। अब कैसा हुआ मैं बताता हूं कि हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया एक रीट पिटीशन का, पीआईएल का नहीं लिया, परमवीर के भी नहीं लिया, लेकिन एक रीट पिटीशन का लिया जो जयश्री पाटिल बोलकर एक महिला ने किया था और उन्होंने एफआईआर भी किया था। लेकिन उनके भी जो तथ्य है वही तथ्य जो मीडिया में आए और जो परमवीर और 2 लेटर आए। तो अब बड़ा टेक्निकल मामला रुका था कि एक मामला ललिता कुमार वाला कि नहीं, अरे तिवारी जी, आप इसको क्यों उतना उलझा रहे हैं? ये एकदम सीधा केस है, एकदम सीधा केस है। जो पाटिल जी की पीआईएल है, परमवीर सिंह की चिट्ठी वही है, रश्मि शुक्ला की जो जांच की रिपोर्ट है वो भी वही है। आप कह रहे हो कि उनको कार्रवाई के तहत तबादला किया गया। तबादला कब से सजा या कार्रवाई होने लगी? इतना गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है कि यहाँ वसूली होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग पैसा चलता है और आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कौन सी कार्रवाई है? देखो, आपके इसमें 2 पत्रकार भी आए हैं और पूरे भारत के अंदर पुलिस में ट्रांसफर के लिए पैसा लेता नहीं या पुलिस वाले उगाही नहीं करते, ऐसा मामला नहीं है। सरकार गिराने के षड्यंत्र में सारे लोग शामिल हो गए। कैसे? ऐसा भी सीबीआई, परमवीर सिंह भी सरकार गिराने के षड्यंत्र में है क्या? अरे आगे शामिल हो गया वो तो, रश्मि शुक्ला और सुबोध जायसवाल की गैंग में शामिल तो हो ये गया। तो फिर आपके अंदर जो काम कर रहे थे, आप लोग क्या देख रहे थे? अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं, उनको पता नहीं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर सरकार गिराने की साजिश कर रहा है। आप क्या बात कर रहे थे किशोर जी? अरे नहीं, ये अभी गए वाला है और सरकार गिराने का जो टारगेट है उसका ये एक मोहरा बन गया है। लेकिन ये तो आरोपी है ना, खुद ही आरोप लगाए, उस पर थोड़ी गंभीरता से लेते नहीं आरोप। तो अरे सुप्रीम हाई कोर्ट क्या कह रहा है? आपने आदेश पढ़ा है? वो उस आदेश को पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं, उनकी लैंग्वेज पढ़िए। कोर्ट की लैंग्वेज ये कह रही है कि इतना सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, इनकी जांच हर हाल में होनी चाहिए। आप कह रहे हैं सिर्फ मामूली से आरोप है, तो इस्तीफा क्यों दिया फिर? देखो, एनसीपी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं हम तो मानते नहीं है, कोर्ट का है इसलिए हमको देना पड़ा। आप भी मानते हैं क्या? देखो मैंने निकाल आने के पहले ट्वीट किया था और बोला था कि निकाल जो आएगा उसको मानेंगे। जैसे ही निकाल आया मैंने ट्वीट रखा कि शरद पवार जी डिसीजन ले रहे हैं। आप मानते हैं कि अनिल देशमुख दोषी नहीं है अभी भी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया कि वो नैतिकता के तकाजे पर दे रहे हैं। आप मानते हैं ये? देखो, ये हाईकोर्ट का डिसीजन, इसको भी वो सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं और वो मैंने जहां तक उनको देखा है वो पाक साफ है और उनके चारित्र पे कोई भी धब्बा अभी तक नहीं है। अगर बीजेपी के पास, जैसे जेटली साहब भी आए हैं, कोई भी सबूत हो तो वो सार्वजनिक कर दे। केवल आरोप लगाने से किसी को सार्वजनिक जीवन से निकाल देते, ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप नीरज जी? ऐसा नहीं होता। भाई, आप बीजेपी को क्यों बार बार बीच में लाया था? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसने आरोप लगाया वो सरकार में, जिसके ऊपर आरोप लगा वो सरकार में, कोर्ट के आदेश आए, फिर इस्तीफा उद्धव जी नहीं ले पाए, एनसीपी को लेना चाहिए। ये अभी आपने कहा, एनसीपी क्यों तय करेगी भाई? मुख्यमंत्री तय करेंगे किसका इस्तीफा लेना किसका नहीं लेना है। देखिए, शरद पवार ये हमारे
मार्गदर्शक मंडल में है, उनकी बात हम मानते हैं। देखिए, जब शरद पवार जी पहले दिन आए, उन्होंने बोला कि सीएम ने कॉल लेना चाहिए। उनको जब तथ्य बताए गए कि ये आदमी क्वारंटाइन में था और वो सचिन वाजे से मिला, ऐसा बता रहे, सब झूठे मनगढ़ंत आरोप है। जब शरद पवार जी को कन्विंस हुआ तो शरद पवार जी ने बोला नहीं, इसकी पूरी इंक्वायरी रिटायर्ड जज करेगा, और अभी भी 15 दिन दिए सीबीआई को। पर सीबीआई अगर तोता नहीं बनती है, जैसा एनआईए, ईडी, एनसीपी बनी है, वैसा तोता नहीं बनती है, तो मुझे लगता है कि अनिल देशमुख को 15 दिन के अंदर ही फिर से आ जाएंगे। किशोर तिवारी जी, एनआईए, सीबीआई सब तोता है, खाली महाराष्ट्र की एटीएस पुलिस ये तोता नहीं है। आप लोग एकदम बाग साफ दूध के धुले हुए हैं। आपके अंदर नैतिकता का मानक इतना ऊंचा है कि कोर्ट का आदेश नहीं आया कि 2.5 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दिया, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हमारे यही तो कह रहे हैं आप। देखो, राजनीति में नीरज जी, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको तो सूली पे चलाना चाहिए। और ये जो तो आप मानते हैं आप कि अनिल देशमुख को सूली पे चढ़ाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं। वो आदमी आरोपी सिद्ध हो जाए तो देखो, भ्रष्ट अधिकारी। हाँ। अब परमवीर की प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की, इनके 1000 करोड़ की। अच्छा, एक मिनट, नहीं, ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको अभी पता चला है, एक दिन में हो गई है, जब से उन्होंने उनका ट्रांसफर आपने डीजी होमगार्ड में, तब से उन्होंने 1000 करोड़ इकट्ठा कर लिए? मेरे को तो अभी मालूम पड़ा, मैं तो अरे यार, मतलब हद हो गई किशोर जी। आप लोग सरकार चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर के बाद इकट्ठा कर ली और आपको आज पता चला, ये तो और गजब की बात है। अभी हमारे शो में आने के बाद पता चला कि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी इकट्ठा कर ली और कोई कार्रवाई नहीं है। कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि अनिल देशमुख जी दोषी है, तो आपको मुझे अभी भी पता चला। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। अपने बेटे की शादी का रिसेप्शन ताज में करते हैं, जिसका एक पब का मालिक पेमेंट करता है। ये परमवीर नहीं है, ये परमवीर परमवीर चक्र का मालिक है, और आप सहज मत लो इनको। अरे भाई, मैं तो ले ही नहीं रहा हूं, ये आपको लेना है। उनको किसने बनाया मुंबई का कमिश्नर? आपकी सरकार ने बनाया, और ये जानते हुए कि 1000 करोड़ उनके पास है, वो ताज में शादियां करते हैं, ये सब आपको पता था? आप नहीं बनाया उनको कमिश्नर, लेकिन साजिश तो बीजेपी की है। जेटली जी, आप लोग साजिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई साजिश? अच्छी खासी सरकार चल रही है, उसको आप लोग क्यों गिराने पे लगे हुए हैं? मैं तो हैरान हूं अभी इस बात पे कि जब ये डिबेट शुरू हुई तो इसमें बड़े सफाई से, खूबसूरती से एक बात रखी गई कि गलतियां हुई। हमें ये नहीं मालूम था गलतियां हुई, मतलब एक बड़ा भ्रष्टाचार, अवैध वसूली को गलतियों का नाम दिया जाता है। हो सकता है यहाँ पर अंदर ये चर्चा हो रही हो। फ्रांस की खबर आई तो हो सकता है यहाँ राजू जी, फ्रांस के हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार को नहीं बोलेंगे ना। और किसने राजू जी राजीनामा मांगो ना, मांगो राजीनामा प्राइम मिनिस्टर का। अरे राफेल के भ्रष्टाचार की खबर आज ही आई है, तुमको तो कोई नैतिकता नहीं है, तुमने आना नहीं चाहिए डिबेट पे। अच्छा, माफी चाहूंगा मैं आपसे गलतियां हुई, मैं भी कहता हूं आपसे गलतियां हुई, और ये गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे फोन पे नहीं बात करा जाता। फोन के ऊपर 1000-100 करोड़ की बात वसूली की। अरे गृह मंत्री वहां के एक बड़े मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है वहां के, उन्हें ऐसे फोन पे नहीं कहना चाहिए। बुलाकर तुम्हारा तो नहीं, उन्हें बुलाकर बोलना चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, उद्धव ठाकरे जी इतना पैसा मांग रहे हैं, या शरद पवार जी इतना पैसा मांग रहे हैं, या इस डिपार्टमेंट से इतना पैसा चाहिए। तिवारी जी, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे। इतना खुल के जी, इतना खुल के नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई खुल के बोलते हैं, अरे आप भी तो आरोप लगा रहे हैं कि 1000 करोड़ उन्होंने जमा कर लिए। ये आरोप नहीं है कि आपका प्रूफ है? क्या प्रूफ है तो कार्रवाई क्यों नहीं की? आप भी तो आरोप ही लगा रहे हो। और इंडिया बुल के मालिक है वो, क्या बताए आप तो। अरे तो भाई, ये सब चीजें आपकी सरकार में तो बहुत गंभीर आरोप, आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए कि मेरी आंख के नीचे इतना कुछ हो गया और हमको पता नहीं चला, राजा बेखबर है। नहीं नीरज जी, हाँ। आप साफ सफाई होनी चाहिए, आप साफ सफाई होनी चाहिए। मतलब ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ है, गंदगी है, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। वही तो जेटली जी कह रहे हैं कि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ है। एक मिनट, जेटली जी को कंप्लीट करने दीजिए, दोबारा आते हैं आपके पास, काउंटर करिएगा आप। बोलिए जेटली जी। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि देखिए चर्चा क्या हो रही है, अभी भी इस बात से शर्म नहीं आ रही कि हमने भ्रष्टाचार किया। और आज न्यायालय ने बात क्या कही
ये तो केवल एक डिपार्टमेंट के अंदर इतना पैसा मांगा गया है, पूरे महाराष्ट्र से कहां से कितना कितना पैसा मांगा जाता होगा, अंदाजा लगाइए। और यही बात हम कहते हुए आ रहे थे कि भाई इतना पैसा एक एक छोटे छोटे अधिकारी की ड्यूटी अगर लगाई जाती है तो 100 करोड़ की लगाई जाती है। गाड़ियों पे गाड़ियां निकलती चली जा रही हैं और गाड़ियों पे गाड़ियां निकलती चली जा रही हैं, और आपके प्रवक्ता रहे हैं, इस बात को क्यों भूल जाते हैं? सचिन वाजे आपके प्रवक्ता रहे हैं पार्टी के, और आपको डिफेंड करते रहे हैं, बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, कितनी तनख्वाह होगी उनकी? तो आप ये सोचिए कि जब आप ड्यूटी लगाते हैं किसी की, तो ड्यूटी लगाने के साथ साथ जो टारगेट देते हैं, वो टारगेट की तो कल्पना भी नहीं करी होगी। हो सकता है पूरे महाराष्ट्र डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी तो तनख्वाह नहीं दी जाती होगी, शायद सालाना जितना उन्होंने उनका टारगेट सेट कर दिया। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कलेक्शन, पुलिस वाले कलेक्शन, दूसरे विभागों से एक्साइज की कलेक्शन, कितने हजारों करोड़ रुपए का लेन देन होगा आपका जो अवैध वसूली वहां पे की जाती है, जिसको मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको न्यायालय ने कोर्ट किया है। और न्यायालय ने यह भी कहा है कि 1750 न्यायालय ने कह दी। अरे न्यायालय ने तो जांच के भी आदमी दिए, उन्होंने तो देखने को बोला केवल। न्यायालय ने कहा गंभीर आरोप है, इनकी जांच होनी चाहिए। जिसने भी इल्जाम लगाया उसने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो रिट पिटीशन के द्वारा हो ये बात उठी हो, चाहे वो PIL के द्वारा उठी हो। बात यही थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आज इशू ये नहीं है कि जांच होनी चाहिए, इशू ये नहीं है कि जांच होनी चाहिए होनी चाहिए। इशू ये है कि आप इसे गलती का नाम, ये देखिए आप इसे गलती का नाम दे रहे हैं। मैं आपकी सच्चाई को सलाम करता हूं कि आपने इस बात को माना कि इस तरीके से जब ऐसे अवैध धंधे किए जाते हैं तो खुले तौर पर नहीं बोले जाते हैं, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, कई बार किसी अधिकारी के सामने बोलते हैं तो उनके द्वारा भी ये बात कहीं ना कहीं रखी जा सकती है। तो इसे मैं गलती का नाम मैं मानता हूं कि ये गलती हुई है आपसे। अगर ये गलती ना हुई होती तो वीडियो भी नहीं है। ये तो भद्दे आरोप बीजेपी ने लगाए हैं परमवीर के माथे पे। अच्छा, और परमवीर कौन है? परमवीर तुम्हारा समझी है। तिवारी जी को थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा अपना वो कंस्ट्रक्ट कर लें कि वो क्या बोलना चाहते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि परमवीर सिंह 5 स्टार होटल में रिसेप्शन करते हैं। अब वो IPS अफसर है, उनकी अगर इतनी तनख्वाह है कि वो कर सकते हैं, तो वो जो इंस्पेक्टर है उसके बाद प्राइडो कार, लैंड क्रूजर, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां, गजब है। मतलब ऐसे तो महाराष्ट्र में पुलिस में है। नीरज इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं वो प्राइवेट गाड़ियां लेके ही करते हैं, और आप एक गाड़ी दूसरी बार यूज नहीं करते। ये गाड़ियां उनकी नहीं है। देखो CIU में काम करने वाले, IB में काम करने वाले ये बात को कंफर्म करेंगे। गाड़ियां NIA क्या गाड़ियों की इंक्वायरी करने आई कि मुर्दे का उखाड़ने आई? मेरे को समझता भाई NIA तो ये जांच करेगी ना कि वो जो हत्या वाला मामला है उधर क्या चल रहा है, उसके क्या क्या तार जुड़े हुए हैं। CBI यही जांच करेगी कि ये जो आरोप लगे हैं वसूली के, इन तमाम सब चीजों के, वो किए जाएंगे। अब उसमें साफ चीज सामने निकल के आएंगी कि ये गाड़ियां 100 करोड़ 500 करोड़, किसका कितना हफ्ता, कौन किसके पास पहुंचता था, वो होगा। नहीं गिरेगी। मैं अभी बता रहा हूँ 175 विधायक हमारे पास है, सरकार नहीं गिरेगी। अरे भाई सरकार कौन गिरा रहा है? आप सरकार गिराने के लिए साजिश कर रहे हैं। जेटली जी आप सोचिए जरा, आप भी थोड़ा कंसिडर करिए जरा। पत्रकारों के पास चलते हैं। आशुतोष जी, सरकार के लिए मुश्किल बढ़ गई है या आपको लगता है कि नहीं अब ये मामला CBI के पास चला गया है तो जैसा वो कह रहे हैं तोता खत्म हो जाएगा? ये मुझे लगता है कि मामला और बढ़ेगा अब ये। देखिए नीरज जी, 2 मई के नतीजे आने के बाद ये पता चलेगा कि दरअसल ये मामला बढ़ा है या मामला घटा है। दूसरी बात बहुत स्पष्ट है कि जिस मामले में मुंबई का एक पूर्व पुलिस कमिश्नर अपने ही मंत्री के खिलाफ ये आरोप लगाता है कि भाई 100 करोड़ की वसूली ये करवाते थे, ये करवा रहे हैं। अगर मुंबई का एक पूर्व पुलिस कमिश्नर अगर ऐसा कहता है, सच्चाई क्या है ये जांच के बाद पता चलेगा, तो निश्चित तौर पर एक निहायत ही गंभीर मामला है और इस पूरे मामले की तह तक जांच होनी चाहिए। और न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि एंड यूजर कौन है इसका भी पता लगना चाहिए। और मैं ये अगर दूसरी बात क्या है कि परमवीर सिंह ने ये चिट्ठी तब लिखी है जब उनको पद से हटाया गया। दूसरा सवाल इसमें खड़ा होता है कि परमवीर सिंह को जब उनके नॉलेज में यह बात आई थी, जो हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए पिछली बार कहा था कि आपने इस मामले FIR क्यों नहीं दर्ज की, तो यह मामला उतना सीधा है नहीं जितना सीधा दिखाई पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है अभी, इसलिए कुछ कहना बहुत
बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से वाटरगेट कांड में एक मामूली सी बर्गलरी की घटना के बाद अंततः वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था, मुझे लगता है कि अगर इस मामले में एक कार एंटीलिया के सामने खड़ी होती है, उसके बाद उससे मर्डर दिखाई पड़ता है, उसके बाद बड़ी बड़ी कारें दिखाई पड़ती हैं, उसके बाद जो आदमी इन्वेस्टिगेट करता है वो जेल चला जाता है, उसके बाद वहां के पुलिस कमिश्नर का नाम आता है, पुलिस कमिश्नर चिट्ठी लिखते हैं और अनिल देशमुख इस्तीफा दे, तो यह मामला सिर्फ अनिल देशमुख तक रुकेगा नहीं, और इसलिए यह मामला बेहद संगीन है। इसका अंतिम निर्णय क्या होगा, अंतिम परिणति क्या होगी, अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर बेहद गंभीर संकट है। कैसे निकलेंगे मुझे नहीं मालूम। क्या आपको लगता है सरकार गिर सकती है? देखिए, सरकार तो एक ही स्थिति में गिर सकती है, वो यही है कि जब 40 विधायक इकट्ठा हो जाएं या कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में से कोई एक गुट ये तय कर ले कि अब मुझे सरकार के साथ नहीं रहना। मुझे ऐसा फिलहाल लगता नहीं है कि सरकार जाएगी। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अगर एक भी अगर बाहर निकलेगा तो फिर बाकी उसकी अपने सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकती, एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुकी है, नहीं भी गई है। लेकिन आज की तारीख में क्या एनसीपी इस घटना के बाद बीजेपी के पास जाएगी? क्या बीजेपी उसकी मदद लेगी? क्या शिवसेना, जिसके इतने बुरे रिश्ते रहे पिछले दिनों बीजेपी के साथ, क्यों जाएंगे? तो आज की तारीख में शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनके सर्वाइवल में एक ही चीज है कि तीनों इस संकट में एक साथ खड़े रहें। अगर तीनों में से कोई एक छिटका तो जो छिटकेगा उसका तो क्या होगा, भगवान ही मालिक है। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में अपने बल पर सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि तीनों, जैसा आप कह रहे हैं ना कि सर्वाइवल का क्वेश्चन है, तो छिटक के कोई जाए ना जाए, लेकिन अब कुंजी तो चूंकि अब जांच में चली गई है, और जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं कि इतना गंभीर मामला है कि कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा और कहां से इस्तीफे हो रहे हैं, इसमें और मंत्रियों के भी नाम आ सकते हैं। तिवारी जी, चूंकि बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्री जी 100 करोड़ की वसूली अपने लिए करवा रहे होंगे, वो तो और पीछे कहीं जा रहा होगा। तो कहां तक जाएगा, कौन कौन उसमें दायरे में लपेटे में आएगा, पता नहीं। हालांकि यहां साफ कर दूं कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि परमवीर सिंह की भी परिस्थिति की प्राइमरी जांच होनी चाहिए, और यह सीबीआई का तरीका होता है। पहले प्रिलिमिनरी जांच करेंगे वो, जब उसमें उनको ठोस तथ्य मिलेंगे तब एफआईआर होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पूरा केस आपके सामने है और तिवारी जी अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, और अपने ही बातों में वो कंट्रोडिक्ट भी कर रहे हैं कि गलतियां भी हुई हैं, लेकिन ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। सवाल ये उठता है कि जब सरकार के बाहर के लोगों को आप ये मौका देंगे, तो विपक्षी दल है, उनका काम है ये करना, करने वाला भी आपके यहाँ है, सरकार भी आपकी है। उद्धव जी कुछ बोल नहीं रहे, एक स्टेटमेंट उनका अभी तक इस बारे में नहीं आया है। नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि आप, बड़ा अच्छा हुआ कि शुरू में ही बता दिया कि एनसीपी के प्रवक्ता भाग खड़े हुए। इससे ये समझ में आया कि अब एनसीपी उस जगह पहुंच गई है जहां उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, कुतर्क भी नहीं है। तर्क तो छोड़िए, आमतौर पर जब किशोर तिवारी जी बहस में होते हैं तो मुझे तो बड़े प्रिय लगते हैं, क्योंकि हास्य का पुट बहुत होता है। हम लोग जो बहस में चिल्ला चिल्ली करते हैं, तनाव हो जाता है, उससे ये निकाल के ले जाते हैं। क्योंकि अक्सर जब हम लोग बहुत गंभीर मोड़ पर होते हैं तो तिवारी जी की बारी आती है, किशोर तिवारी जी की, तो हम सब के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है। आज थोड़ा सा संकट मुझे दिख रहा है। आज संकट ये दिख रहा है कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर ये बैठकर कह रहे हैं कि 1000 करोड़ का पुलिस कमिश्नर था वो परमवीर सिंह। आज ये राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि एजेंसियां जांच के लिए ऐसे ही कोई गाड़ी उठा लेती हैं, प्राइवेट गाड़ियां लेती हैं प्राइवेट गाड़ियां, लेकिन नोट गिनने की मशीन भर के पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर एक ऐसी इनोवा जो एक संदिग्ध हत्याकांड में बाकायदा शामिल हो, वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर मिलती है। ये हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं और सचमुच मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये देश में इस वक्त इससे बड़ी खबर या बड़ी बात क्या हो सकती थी। सचिन वजह से लेकर शरद पवार तक बीच में आते हैं परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे। ये हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार होता है, अपराधी होते हैं, नेता होते हैं, पुलिस होते हैं, वसूली होती है, लेकिन वसूली भाई सरकार चलाने लगे
और वो भी इतना दुस्साहस। मुझे वो बोध कथा याद आती है, वो कि किसी को दंड दिया गया कि 100 जूते खाओगे कि 100 प्याज खाओगे, तो उसको समझ में आ गया गलती तो कर लिए हैं, तो उसने कहा 100 प्याज खा लेते हैं, जूता तो बहुत बुरा लगेगा। प्याज खाना शुरू किया, आंसू आने लगे, शरीर का बुरा हाल हो गया, कहा जूते खा लेते हैं। इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार और सरकार में न होते हुए भी शरद पवार, क्योंकि कोई ये कहे कि शरद पवार तो बड़े नेता हैं, उनको छोड़िए ना, उनकी बात क्यों कर रहे हैं, वो पवित्र गाय हैं। मुझे लगता है सारी मुश्किल यही है। शरद पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको बार बार चलाना चाहिए टीवी चैनल्स को, और वो जब हड़बड़ा जाते हैं, जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेते हैं कि अनिल देशमुख तो ये थे, तो वो तुरंत हड़बड़ा जाते हैं, कागज इधर से उधर, उधर से उधर कुछ बताने लगते हैं, असहाय मुद्रा में दिखते हैं। और उसके बीच में खबर आती है कि हालांकि उसका खंडन हो चुका है, लेकिन ये खबर तो आई ही है कि जाने कहां वो अहमदाबाद उड़ गए, किससे मिले, क्या किया। मुझे लगता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का आज का ये फैसला महाराष्ट्र में चल रहे बड़े भ्रष्टाचार और संस्थागत भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है, और इसकी जांच सिर्फ सीबीआई से नहीं होनी चाहिए, सचमुच इसमें सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए, जिससे कि जो नतीजा आए तो उस पे ये तोता मैना की कहानी न चले। इतना शर्मनाक हो रहा है, वसूली भाई की सरकार चल रही है, और आज एक गृह मंत्री कह रहा है कि हमने जाके पहले अपने पार्टी प्रमुख को इस्तीफा दिया, फिर मुख्यमंत्री को दे दिया। नैतिकता की भी बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कुछ नहीं हो सकता है। तिवारी जी, हाँ, आप इशारा जवाब देंगे क्या? परमवीर को हटाना महंगा पड़ गया आपको? नहीं नहीं, ये देखो मेरी बात सुनो। त्रिपाठी जी का मैं बहुत आदर करता हूँ। आशुतोष तो मैं पहली बार ही उसके साथ आया हूँ, वो तो एक बहुत अच्छा बड़ा एंकर भी था, फिर आप में भी थे और सब था। तो अभी बात ऐसी है, जेटली जी ने भी आरोप रखे और इन्होंने भी रखे। जेटली जी का एक आरोप था कि देखो सचिन वाजे के तरफ से कोई रिकवरी नहीं है। अब कैसा होता है, कुछ लोग जाते हैं नदी के अंदर, एक नाला, गंदा नाला, उसके अंदर पहली मुर्गी मारते हैं तो सारे मटेरियल बाहर आता है, फिर मटेरियल रखा जाता है रास्ते पे, बाद में उसकी गाड़ी एनआईए पकड़ के लाता है काफेट मार्केट से, और एनआईए बोलता है हमने सीपी ऑफिस के सामने से लाई। काफेट मार्केट से गाड़ी लाते हैं, गाड़ी के अंदर का सारा लाइव टेलीकास्ट होता है। देखो मैं अभी बता रहा हूं कि कभी सीबीआई की इंक्वायरी में कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे कहीं गए नहीं। कोयले का भ्रष्टाचार लो, कुछ भी लो, कहीं पे लॉजिकल इसमें जाते नहीं, और ये पूरे के पूरे फर्जीवाड़े करते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, संस्थागत भ्रष्टाचार को दूर करना है तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बोला तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग कर ले, हाई कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भ्रष्ट लोगों को जो लोग पनाह देते वो भी लोग दिखते नहीं। आप भ्रष्ट भ्रष्ट बार बार करें, किसको कह रहे हैं आप भ्रष्ट? अरे सिस्टम में करप्शन भरा है। एक पुलिस वाले की प्रॉपर्टी इतने मच गए तो कि वो गृह मंत्री को एक ऐसे आरोप लगाते 100 करोड़। फिर देखो देखो जेटली जी एक प्रवक्ता है, पूरे बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं एक पुलिस थाने से इतने, एक एपीआई से इतने, तो 4 लाख एपीआई के उत्ते। बीजेपी कहां बोल रही है यार? ये तो आपके यहाँ के बोल रहे हैं ना, पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं। बीजेपी कहां बोल रही है? पुलिस कमिश्नर, अरे उनका मानसिक संतुलन चला गया है, वो क्या बोल रहे हैं? तो आप ऐसे मानसिक संतुलन बिगड़े आदमी को रखे भाई? तिवारी जी आप मतलब भटक गए। सवाल ये उठता है कि ये सब ज्ञान आपको आज मिल रहा है क्या, कि वो मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, 1000 करोड़ था, इंडिया बुल्स था, बीजेपी थी, बड़े 5 स्टार में, ये सब आपको आज खुलासा मिल रहा है? इससे ये पता लगा है कि आपकी गाड़ी सरकार फंस गई है, चिट्ठा खोल दिया है, तब आप उन्हीं को निपटाने में लग गए हैं। नीरज जी ये पद पे था तब कुछ नहीं बोला, पद से हटा तो बोला। क्योंकि तब वो सब कुछ सेटिंग से चल रहा था। अब जब सेटिंग बिगड़ी और आप लोग उसको निपटा दिए। एक सवाल भाई, ये सवाल है, परमवीर का ट्रांसफर किया गया इसलिए वो गुस्सा हो गए और उन्होंने आपकी उसकी कस्टडी नहीं, एनआईए ने कस्टडी लेनी चाहिए, एनआईए ने पहले कस्टडी लेनी चाहिए और फिर कस्टडी ट्रांसफर उसका सीबीआई के पास होना चाहिए। इसके पास अगर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है तो राजू जी बोले कि कितने 1000 करोड़ किसके पास है, और पैसे भी तो दिखना चाहिए। बोल दिया तो बोल दिया, और थाने बैठा था खुद और हमको बोलता है।
ये इंक्वायरी फर्जी वाला है। महाराष्ट्र सरकार को आशुतोष कुछ होने वाला नहीं है, आप चिंता मत करो, हमारे पे कोई संकट नहीं है। ये बीजेपी के हथकंडे, तुम कहां फंस गए इसमें? आशुतोष जी को लिए, आशुतोष जी को भी मतलब हद हो गई। आज तिवारी जी जो है नीरज जी, तिवारी से एक सवाल, कौन कौन जवाब देगा? तो तीनों लोग देखो, तिवारी जी स्वयं उनको लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा। अरे राजू जी को सब मालूम है, राजू जी को सब मालूम है, राजू जी को क्या बोलना ये भी बता के भेजती हूँ। नहीं, एक एक करके तो, चूंकि आपने तीनों के ऊपर आक्षेप लगाया है, जेटली पहले आप बात उसको आशुतोष जी, हर्षवर्धन, तीनों लोग से मतलब क्या तिवारी जी आज जो है मूड में है एकदम। बोले जेटली जी। अरे सारे के सारे मेरे खिलाफ बोल रहे, और एक तो उद्धव जी के खिलाफ बोल दिया। अरे तो आपके सहयोगी आ ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं, मैंने तो बुलाया था उनको। अरे उद्धव जी 5 साल बात एक पैसे का बात नहीं है। तिवारी जी एक मिनट रुकिए ना, अब सुनिए क्विकली। आपको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, उद्धव ठाकरे आपको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, और वो सोच रहे होंगे कितना गंभीर और बड़ा भ्रष्टाचार का केस है, तिवारी जी ने कैसे कॉमेडी में बदल दिया एक डिबेट को। बड़े खुश हो रहे होंगे। इससे बेहतर तरीके से डिबेट को डाइवर्ट करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। और आपने बहुत खूबसूरती के साथ, देखिए हम भी हंसते चले जा रहे हैं। हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि आपने पूरे महाराष्ट्र को लूट खाया है। हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि आपके हर अधिकारी वहां पर हाफ्ता वसूली के लिए बैठे हैं। हमें एहसास ही नहीं हो रहा है। इस डिबेट में कम से कम ये आपको आई गिव यू क्रेडिट फॉर दैट। आपने माहौल ऐसा बना दिया कि हम भी हंस रहे हैं। देखिए राजू जी 5 पैसे नहीं है मेरे पास और तुम बोलते हैं ऐसा है। मेरी औरत चिल्लाते रहती है कि कोई 5 पैसे मिलते नहीं, काय को जाते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं तो पैसे भी नहीं देते हम, ये डिबेट पे भी नहीं देते हम। देखा, इसीलिए तो कहा आपको फ्री फंड में यूज करा जा रहा है। वहां तो हजारों करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं और आपको एक 5 पैसे नहीं दे रहे। बताओ, आपकी धर्मपत्नी बोलती है आपको, आप उनको पैसे नहीं दे पाते और यहाँ बैठ के डिबेट पे उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप डिबेट पे उनसे बोलिए चैनल पे, भैया आपने हजारों करोड़ रुपए कमाए, मेरा भी तो कुछ हिस्सा दे दीजिए, कम से कम डिबेट का पैसा तो दे दीजिए मुझे। ये मांग तो आप सीएनबीसी आवाज के थ्रू आप, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी से कर सकते हैं कि भाई आप इतना बड़ा लेन देन कर रहे हैं और हम बेचारे प्रवक्ताओं की आपने ऐसी छोड़ दिया। हर्षवर्धन, नहीं थोड़ा सीरियस नोट पे तिवारी जी, आप भले ही बातें लाइट मोड में कर रहे हैं, लेकिन बात समझने की कोशिश करिए। बहुत गंभीर संकट है और जो लोग आपको सुन रहे होंगे आपकी पार्टी के भी, वो ये निश्चित तौर पे आज मानेंगे कि तिवारी जी जो है आज विचित्र मूड में थे। हर्षवर्धन नहीं, किशोर जी से बस मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि किशोर जी, देखिए आपके ऊपर तो किसी ने आरोप लगाया नहीं, और एक तो ये है कि अगर आपको 5 पैसे भी नहीं मिलते तो ये ठीक नहीं है। इतना बड़ा, इतना जबरदस्त जिसको कहें कि पैसे का तंत्र दिख रहा है, और माया नगरी में आप शिवसेना जो सत्ताधारी पार्टी उसके प्रवक्ता हो के आपको पैसे नहीं मिलते तो ये ठीक नहीं। हम लोगों का तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो पत्रकार हैं, कितना कमाएंगे आप, तो हम लोगों का छोड़ दीजिए आप। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या परमवीर सिंह के खिलाफ जो 1000 करोड़ आपको पता चला है उसको लेकर कोई विभागीय जांच आपने शुरू करा दी? क्या परमवीर सिंह के खिलाफ कोई निलंबन, बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो गई है? क्या परमवीर ने जो आरोप लगाए थे उसमें से किसी एक आरोप पर सरकार ने जांच शुरू की है क्या? बस ये बता दीजिए। देखिए, परमवीर ने एक ही आरोप लगाया कि फरवरी महीने में एक पुलिस अफसर को बुलाकर अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की उगाही के लिए कहा था। ना तो उगाही हुई, ना कुछ हुआ। अभी त्रिपाठी जी महाराष्ट्र में जो 4 लाख वाले हैं सारे करप्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आईएएस अधिकारी बहुत प्रामाणिक है, और सारी सिस्टम कोलैप्स हो गया ऐसा मत बोलो। सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है और फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, इसकी धरोहर ही प्रामाणिक लोगों से है। और बंबई पुलिस में भी परमवीर बहुत कम है, और ये पॉलिटिकल लोगों से कनेक्शन रखते हैं, भाजपा के भी समधी बने हैं वो। उनका एक बहुत बड़े भाजपा के नेता से, परिवार से संबंध हुआ है, तो उनको दोनों तबले पे बजाना था। वो होम मिनिस्टर से मिले, शरद पवार जी नहीं मिले। मैं जो भी चीज बता रहा हूं, मेरे हंसने पे मत जाइए। मैं
राजनीति में 40 साल से हूं और एक किसान नेता हूं और जेल में 4-5 साल काट रहा हूं और मैं किसी को डरता नहीं। करप्शन किसी भी हालत में डाइल्यूट होना नहीं चाहिए। मोदी जी ने अगर इतना सख्त मारना है तो मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उनके भी पक्ष में करप्शन न रहे और राजनीति में कोई धंधा बोल के आए, ये भी गलत है। लेकिन क्या है, सरकार गिराने के लिए उद्धव जी को भी बदनाम कर दिया। जो आदमी 24 घंटा कोरोना से झगड़ रहा है, सारी जनता को बोल रहा है। नहीं किशोर जी, तो फिर भी एक मिनट आशुतोष जी, किशोर जी ये मुझे बताइए, देखिए ये एक बात थोड़ा सा जब कही जाती है तो नहीं समझ में आता है। अगर एनसीपी पर भी आरोप है, शिवसेना के जो कहें कि प्रवक्ता रह के फिर से दरोगा बन गए सचिन वझे, उन पर भी आरोप है, तो आप ये कैसे करें? सरकार तो नहीं गिरेगी। मैं भी आशुतोष जी की तरह मानता हूं कि ये तीनों नहीं हटने वाले हैं, सरकार गिरने का इसमें मसला नहीं है। तो अगर सरकार चल रही तो कम से कम जो सबसे सामने दिख रहा है, आप देश की आर्थिक राजधानी में बैठे हैं और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की आप छड़े रखवा देते हैं। आप वहां सचिन वझे जिस तरह से काम कर रहा होता है, नोटों की गड्डियां, किसकी गड्डी गिननी थी भाई? कौन सी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट? चलो ठीक है, पुलिस को गाड़ी चाहिए होती है, ले लिया प्राइवेट गाड़ी, तो उसको क्या ऑडी चाहिए होती है, उसको बीएमडब्ल्यू चाहिए होती है? ये किस तरह से आप बात कर रहे हैं? ये थोड़ा सा नहीं समझ में आने वाला है। नहीं समझ में ये भी नहीं आ रहा है। ये समझ सचिन वाजे का जो टेंटेड हिस्ट्री है, उसके बावजूद उसको रीइंस्टेट करना, किसी जमाने वो तिवारी जी की तरह शिवसेना का प्रवक्ता भी था, ये सारे कांड उसने किए हैं और उसके बाद इतनी जानकारी इनको है, इनको एक एफआईआर दायर करनी चाहिए थी कि देखिए 1000 करोड़, फलाना करोड़, ढिमकाना करोड़, इतनी जानकारी रखते हुए आप स्वयं चुपचाप बैठे रहे। और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ आदमी, मैं भी मानता हूं कि बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी आंख के नीचे ये कांड हो रहा उनको पता ही नहीं है। कैसे मुख्यमंत्री हैं वो? आशुतोष जी, ये क्या हंसी में उड़ा देने वाली बात है कि आपके नीचे, आप संपादक रह चुके, आपके नीचे सब कुछ चल रहा है, वो पता ना चले? तो नैतिक आधार पे आपको इस्तीफा देना चाहिए पहले दिन। देखिए ये बहुत ही, मैंने कहा ना कि ये हिंदुस्तान का वाटरगेट कांड साबित हो सकता है। अगर इसमें कायदे से जांच पड़ताल हो जाए तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग नप सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं मुझे। इसमें जो लोग, अगर ये बात सच है जो परमवीर सिंह ने कही है कि 100 करोड़ की उगाही, तो 100 करोड़ की उगाही सिर्फ एक आदमी तक नहीं रुकने वाली, इसके ऊपर मामला निश्चित तौर पर होगा। और सिर्फ एक आदमी से 100 करोड़ की नहीं, बल्कि न जाने कितने लोगों से 100 करोड़ की उगाही की बात हो रही होगी। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि परमवीर सिंह ने यह आरोप अगर ईमानदारी के साथ लगाया तो उन्होंने खुद इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की? खैर, इस मसले को आप किनारे छोड़ दिए। मेरा अपना यह मानना यह है कि ये जो बार बार किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई षड्यंत्र है, तो क्या सचिन वझे को पार्टी दोबारा फोर्स में शामिल करना, क्या ये भी कोई षड्यंत्र था? आप परमवीर सिंह को, मुझे याद पड़ता है अच्छी तरीके से, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लोग जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा था तब आप ही लोग उसको डिफेंड कर रहे थे और आप ही लोगों ने उसको कमिश्नर बनाया है। और आप ही के द्वारा आपके अंडर में काम करने वाला एक पुलिस कमिश्नर अगर वो पलट के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा देता है तो आप क्यों नहीं मान सकते हैं कि उसकी बातों में सच्चाई है? और अगर नहीं सच्चाई है तो फिर आप उसको साबित करिए। तो ये इतना आसान मामला है नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला। और बिल्कुल हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही बात कही कि आप किशोर जी पूरे मामले को बहुत ही नॉन सीरियस बना रहे हैं। ये नॉन सीरियस का मसला है क्या कि कोई आदमी, कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको प्राइवेट गाड़ी क्यों चाहिए भाई? आप टैक्सी लेके चलो, आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको ऑडी चाहिए, आपको वहां पे नोट गिनने वाले मशीन चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग इस धंधे में लगे हुए थे वो पूरा का पूरा एक बिजनेस कर रहे थे, पूरी इंडस्ट्री चल रही थी वहां पे। और जिस आदमी को सस्पेंड किया गया, जिस आदमी का हिंदुस्तान के कानून में, जो आदमी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है, इसका मतलब मान लीजिए उसका देश के संविधान में, देश के कानून में उसकी कोई आस्था नहीं है, उसके सिस्टम में कोई आस्था नहीं है। तो ऐसे आदमी को अगर आप दोबारा फोर्स के अंदर लेते हैं और फिर उससे आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हो, कहते हैं कि नहीं वो तो परमवीर सिंह ने उसको सिस्टम के अंदर लिया, तो ये बेहद गंभीर मसला है, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। और अगर इसमें ठीक से जांच हो जाएगी तो बहुत बड़े बड़े लोग नपेंगे इसमें, और मुझे लगता है कि इसको इसके लॉजिकल परिणति तक लेके जाना चाहिए। जी, यहाँ पे एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आएंगे। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में ये सब कुछ जो कुछ चल रहा है, उसमें एक और गंभीर स्थिति आप देखिए कि सरकार के सामने जो चैलेंजेस हैं, उसके सामने ये जो चैलेंज आया है, ये डेफिनेटली पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी बड़ा है।
उससे निपटने के तरीके पे, विचार पे न करते हुए अभी भी वही स्थिति बनी हुई है कि आप 1 घंटे भी वेट नहीं कर सकते थे कि होम मिनिस्ट्री अभी किसी को नहीं दी जाएगी जो इतनी विवादित है। फिर नाम चलने लगा कि दिलीप वलसे पाटिल बनेंगे जो एनसीपी के और शरद पवार जी के बहुत खास हैं, 6 टाइम के एमएलए। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बातचीत होगी। घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है? मिलता है क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, मनी वाइज बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Immense alkaline batteries give you high capacity जो दे long lasting performance। जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, यूज Immense alkaline battery। Immense, the heavenly power। एक तरफ महंगाई को बढ़ने से रोकने का दबाव, दूसरी ओर कोरोना की सेकेंड वेव को देखते हुए ग्रोथ को और मदद देने की मांग। एक तरफ सरकार को बड़ा कर्ज उठाना है बाजार से, दूसरी ओर बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे साधेगी संतुलन? क्या करेंगे गवर्नर शक्तिकांता दास? पूरा विश्लेषण देखिए हमारे साथ 7 अप्रैल को सिर्फ CNBC आवाज पर। इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, टेंशन मत लो दिल पे, तो करो बिंदास बिल पे। भारत बिल पे का ये बी भरोसा है सुरक्षित और इंस्टेंट पेमेंट्स का। बिंदास बिल पे। भारत बिल पे। बड़े से मकान से लेकर खुशियां बांटती कोने की दुकान, मैसूर से कोयम्बटूर, भोपाल से बर्धमान, हम हैं तो रोशन रहे सारा हिंदुस्तान। एक्साइड, इंडियाज नंबर 1 इन्वर्टर बैटरी। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र पे चर्चा। और महाराष्ट्र पे चर्चा इसलिए हो रही है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा को ये मुलम्मा दिया गया कि नैतिक आधार पर दिया, लेकिन सच्चाई ये कि हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं एक वसूली के मामले में, इसलिए वो इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि जांच के दायरे में वो स्वयं आएंगे तो बार बार उनको पूछने के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तो उससे जांच पे असर होगी और कुछ मर्यादाएं भी हैं। तिवारी जी, समय कम इसलिए छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। जिस स्थिति में इस समय राज्य गुजर रहा, आप थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन समझने की कोशिश करिए। लॉकडाउन है कि नहीं है, अटर कन्फ्यूज़न है, आधा है कि पूरा है, सेमी है, क्या लगाया गया पता नहीं। वैसी परिस्थिति में इतने गंभीर राजनीतिक संकट को डील करने का ये तरीका कि इस्तीफे के तुरंत बाद नया नाम आ गया, एनसीपी की तरफ से ही आ गया, वो पोर्टफोलियो उन्हीं के पास रहेगा क्योंकि केस सेटल करने हैं। ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं आप लोग? आप बार बार ये कह के बच नहीं सकते हैं कि उद्धव जी बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं, आशुतोष ने बोला कि सीरियसली डिस्कस होना चाहिए। आशुतोष जी, मैं बताता हूं, मेरा मुख्यमंत्री मेरे बहुत करीबी मित्र है, तो वो इससे बहुत व्यथित भी है और बहुत सीरियसली वो परिस्थिति को देख रहे हैं। आप ये मत सोचो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 2500 साल पहले भी भगवान गौतम बुद्ध को जब साक्षात्कार हुआ था तो सारनाथ के पहले भाषण में उन्होंने बताया था कि नीतिमत्ता का गिरना यही दुखों का कारण है। और अभी भी अगर उनको बोधि मिलती तो अभी भी वही यही कहते कि नीतिमत्ता अगर जगह पे ला लो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं? पूरे राजनीति में अगर लोग नीतिमत्ता छोड़ के गए हैं तो सुधार तो होना चाहिए। हम मिलके काम करेंगे तो ही सुधार होगा। अभी मुझे बताइए, क्या बीजेपी की सरकार थी तब थाने बिकते नहीं? क्या यूपी में थाने नहीं बिक रहे? क्या अधिकारी पैसे दे के आते और पैसे लूटते नहीं? ये और राजनेता इतने करोड़ों की संपत्ति क्यों बनाते? अरे ये लगी हुई ये जो पूरा सड़न है ना, ये सड़न दूर करने के लिए कब भगवान गौतम फिर से आएंगे ये राह देख रहे हैं। तो अब आएंगे जब करेंगे। अभी तक तो हमको ऐसी ही डिबेट करना पड़ेगा और
सीबीआई कुछ निकालेगा या एनआईए कुछ निकालेगा? कुछ नहीं निकालेगा। जी, आशुतोष जी। महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है, इसीलिए कर रहे हो। आशुतोष जी इंतजार कर रहे हैं कि कोई किशोर आएगा। जी ने बड़ी दिलचस्प बात कही कि इनकी सरकार से तो नहीं ये संस्थागत करप्शन दूर हो सकता है। हाँ अब इसके लिए भगवान बुद्ध ही अवतार लेंगे तभी हो पाएगा। हाँ तो फिर आपकी सरकार वहां किस लिए है किशोर जी? आपकी सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी? लोग सरकारों से उम्मीद करते हैं, उनको चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि वो उनके हित के लिए काम करेंगे, समाज में जो भ्रष्टाचार उसको दूर करेंगे, जो कानून को नहीं मानते उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर आप ही सरकार के प्रवक्ता होने के नाते, शिवसेना के प्रवक्ता होने के नाते अगर इस बात को कह रहे हैं कि भाई वो तो भगवान बुद्धि आएंगे तभी कर पाएंगे, तो उसका मतलब ये कि आपकी सरकार के बस के बाहर है इस भ्रष्टाचार को दूर कर पाना। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। फिर तो आशुतोष जी मजबूरी भी तो समझिए, आप मजबूरी समझिए तिवारी जी की। नहीं गंभीर है, ये तो मैं कबूल कर रहा हूं। एक बात नीरज, मैं एक बात ये मान सकता हूं कि चूंकि ये गठबंधन की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंट आपस में बटे हुए हैं। वो गठबंधन का धर्म होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता वहां पे। वो ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे जी जो है वो अब चूंकि अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लग गया इसलिए वो गृह मंत्रालय अपने पास रख लेंगे, किसी और को दे देंगे। वो संभव ही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो सरकार फौरन गिर जाएगी। इसलिए वो तो मजबूरी, उसमें मैं नहीं जाना। मैं तो इस बात को लेकर बड़ा हतप्रभ और स्तब्ध हूं कि शिवसेना की प्रवक्ता महोदय ये कह रहे हैं कि भाई वो तो भगवान बुद्ध आएंगे तो वही ठीक कर पाएंगे। तो फिर उद्धव ठाकरे जी से लोग क्यों उम्मीद करें कि वो भ्रष्टाचार दूर करेंगे, सरकार के वेलफेयर की बात करेंगे? आशुतोष जी तिवारी जी जो है ना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप उस बात को आप समझ रहे हैं। उसका मर्म ये है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं तो सत्ता के अंदर हूं लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे जकड़ दिया गया है। मैं अगर इतना बड़ा कांड हो जाए और मैं एक स्टेटमेंट न दे पाऊं तो इससे बड़ी घुटन की बात और क्या हो सकती है। अगर किसका इस्तीफा लेना है किसका नहीं लेना है इस पर मैं कुछ राय भी न दे सकूं तो इससे बड़ी घुटन और क्या हो सकती है। तो आप समझिए इन्होंने ये जो नीतिमत्ता का ज्ञान दिया है कि कोई दैवी चमत्कार होगा तभी ये सब चीज़ें ठीक होंगी, ये दरअसल तिवारी जी का अंदर का दर्द है जो निकल के बोल रहा है। और ऐसे ही ये सरकार चल रही है। लॉकडाउन कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कितना लगेगा, ये हम देख रहे हैं। नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी यही इशू है। नहीं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। आपने अभी कहा कि इससे पहले की जो सरकार चल रही थी उसमें बीजेपी थाने बेचती थी, उस सरकार में आप पार्टनर थे आधे के, तो आप अपने ऊपर भी आरोप लगा लेते हैं। अब फिर मैं कहूंगा कि आप हंसी मजाक कर रहे हैं तो आप कहोगे नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूं। आप पिछली सरकार में पार्टनर थे कि नहीं थे? तो आप स्वयं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग थाने बेचते थे। नहीं गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री के पास था जो अभी नीतिमत्ता। क्या सरकार हिस्सों में चलती है क्या? मुझे ये बताइए। सरकार हिस्सों में चलती है कि ये मंत्रालय उनके पास है इसलिए इसकी जिम्मेदारी उनकी पार्टी समझे क्या होगा। ये सरकार मंत्रालय मेरे पास है तो ये जिम्मेदारी मेरी, ऐसे सरकार चलती है क्या? सरकार एक यूनिट में चलती है कि अलग अलग हिसाब से चलती है? कि नागपुर का जो सांसद है वो तय करेगा कि नागपुर में सब कुछ क्या होगा, स्थानीय गवर्नमेंट वहां कुछ नहीं करेगी? नहीं कैसी बातें आप कर रहे हैं? तो रहती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मैं तो कलेक्टिवली आप मान रहे थाने आप लोग भी बेचते थे, वही तो मैं कह रहा हूं। अरे भाई पूरे भारत में थाने बेचे जाते, ये अगर तुम कबूल नहीं करते होंगे तो ये भी नाइंसाफी है। अगर 100 करोड़ रुपया 1700 बार वालों से वसूल किया जाता है तो एक बार वाला आके बता दे, एक पब वाला आके बता दे। आइए ये लोग है ना सत्ता से दूर जाने के बाद मचल गए हैं तो नहीं जमने वाला। एक आरोप भी सिद्ध हो जाएगा ना तो मैं आपके ही चैनल पे आके सार्वजनिक जीवन में से संन्यास ले लूंगा। ये सब फर्जी आरोप है। अगर सचिन वाजे का ये बोलते प्रवक्ता था, 2008 में उसने नौकरी छोड़ी थी और 6 महीने के लिए आया था और वापस चला गया। अब बाद में उस पे 17 साल तक कोई दरोगा किसने बनाया उसको दरोगा किसने बनाया? अरे वो तो उसका लीजिटिमेट राइट था। 90% सैलरी दे रहे और उससे काम नहीं ले रहे तो उसको काम लेने पे लगाया, उसको लेने में। अरे आपने उसकी एटीएस की चार्जशीट पढ़ी है? तिवारी जी क्या मजाक कर रहे हैं आप? एटीएस कह रही है कि वो बहुत ही गंभीर आरोप करता था जिस दौरान वो नहीं था सर्विस में। आप उसको लेके आए हैं, आपकी सरकार उसको रिइंस्टेट कर रही है ऐसे टेंटेड आदमी को, और आप उसको तारदारी कर रहे हैं कि वो सैलरी ले रहा था इसलिए काम भी लेना है। नहीं देखो किरकिरी तो हुई है और वाजे के जुर्म में आप कहते हैं मुख्यमंत्री शामिल थे। कभी ऐसा होता है? अरे मुख्यमंत्री के पास हजारों फाइलें आती है लेकिन API का निर्णय ये नीचे के स्तर पे लिया गया
और ये साजिश परमवीर ने रची थी, क्योंकि उनको एक फिक्स अमाउंट की वसूली की आदत पड़ी थी। जेटली जी डीसीपी रहते हुए उनपे अजय डांगे ने जो आरोप लगाए उसमें भी एक दिन बहस हो जाए। अरे ये क्रिमिनल लोग हैं, इनको सपोर्ट मत कीजिए। कौन कर रहा है इनको सपोर्ट? इनको सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, आप लोग उनको रिइंस्टेट करते हैं। लेकिन चलिए जेटली जी, पूरा घुमा फिरा के आप ही के ऊपर इल्जाम आ रहा है कि आप लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं, सत्ता से आप बाहर इसलिए आप मचल रहे हैं और हर वो प्रयास कर रहे हैं जो किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, रविशंकर जी ने उधर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी खेल रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को लेकर हैरान हूं। मैं तिवारी जी को बहुत गंभीरता के साथ इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि तिवारी जी ने अपना तो सारा खुलासा कर दिया। उन्होंने कह दिया मैं सुदामा हूं, कृष्ण मेरी परवाह नहीं कर रहा है। इसका इन्होंने अभी एग्जांपल दे दिया कि मेरे उद्धव ठाकरे जी बहुत क्लोज मित्र हैं। लेकिन अनिल देशमुख जी किसके लिए उगाई करते थे ये अभी तक खुलासा नहीं किया। अनिल देशमुख उगाई करके कहाँ देते थे, क्यों देते थे या नहीं देते थे, इसका खुलासा। अब जेटली जी तुम उगाई पे क्यों रुके हो? उगाई पे क्यों किसके ऊपर नहीं करते थे उगाई नहीं करते किस बात? अरे झूठा आरोप है, झूठा। अच्छा, वाजे सचिन वाजे करते थे, सचिन वाजे करता है क्या उगाई? अगर सचिन वाजे अगर उगाई करता है तो सोचिए महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा पुलिस ऑफिसर अगर 100 करोड़ रुपए की उगाई करता है तो किस किस लेवल पे, एक डीसीपी किस लेवल पे करता होगा, एक एसीपी किस लेवल पे करता होगा, एसएचओ किस लेवल पे करता होगा? आप इसका अंदाजा लगाइए। आप कह रहे हैं कि हमारी सारे पुलिस वाले करप्ट है। राजू जी, पुलिस वाले करप्ट है। देखो आप गलत बात कर रहे हैं। चार पुलिस वाले और सारे करप्ट है, सारे लोग उगाई करते हैं। कुछ नहीं लेते, केवल अधिकारी लेते हैं। अधिकारियों के पास विदेशी गाड़ियां हो सकती हैं। एनआईए ने जो परतें खोली हैं सचिन वाजे की, वो धीरे धीरे सारी खुलनी शुरू हो गई है। आपने किस आधार पर इस्तीफा दिया? नैतिकता के आधार पे। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? कि मेरी सरकार के अंदर मेरे गृह मंत्री एक छोटे से अधिकारी को, पुलिस ऑफिसर को 100 करोड़ रुपए की जिम्मेवारी लगा रहे हैं, क्या उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अब तो सब कुछ सामने आ गया, खुल चुका है, अब हम कहीं भाग नहीं सकते हैं। अरे तिवारी जी, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, शरीफ आदमी है, आपकी जेब में पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सरकार ये काम नहीं कर रही है। आपकी सरकार भरपूर भ्रष्टाचार लूट मचा चुकी है वहां पर। आप उन्हें कितना भी बचाने की कोशिश करें, नहीं बचा सकते। अब हमें कितना भी हंसा ले, लेकिन सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना। सच्चाई तो यही है कि महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल के अंदर जो लूट खसोट का सिलसिला चल रहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आप बताइए। ऑडियो क्लिप अभी नहीं निकल के आई, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, सारे थानों की जांच होनी चाहिए। आप बंगाल में आके देखिए, बंगाल के अंदर भी स्मगलिंग जो होती है, स्मगलिंग एरिया के अंदर ऑफिसर अपने लगाए जाते हैं, इसका भी खुलासा हो चुका। 25-25 करोड़, 35-35 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारी लगाई है। इधर आपने 100 करोड़ की लगा रखी है। जिसकी जितनी हैसियत उस हिसाब से उगाई की जा रही है। हाँ, होनी चाहिए जांच हर जगह की, हर जगह जांच होनी चाहिए। चारित्र का पूरा ठेका बीजेपी वाले ने लिया है और सारे भ्रष्ट, अब हमारे बच्चे वाले सारे बताइए ना, और बताइए चारित्र वाले तुम अकेले। अरे पाखंड रिपोर्ट आती है, पाखंड है, पाखंड। तुम चारित्र वाले और बच्चे वाला, कोई चारित्र वाला नहीं। नहीं, आप चरित्र वाले होते, अगर आप चरित्र वाले होते तो ये इल्जाम उजागर ना होते। आप चरित्र वाले होते तो आपकी, तिवारी जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो आपको कह रहा हूं, आपको फोकट में बिठा रखा हमारे को हंसाने के लिए, जनता को हंसाने के लिए। वो वहां पर जो लड़ाई हो रही है ना कमरे के अंदर, वो लेन देन की चल रही है। अरे लेन देन की लड़ाई चल रही है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, अनिल देशमुख को किस बात पे डांटा जा रहा होगा? इस बात पे नहीं कि आप उगाई कर रहे हैं। नहीं, डांटा नहीं किया सर, वो दिल्ली चले गए हैं प्रफुल्ल पटेल से मिलने। वो दिल्ली में है इस समय, पहुंच गए होंगे अब तक तो, उनकी फ्लाइट भी पहुंच गई होगी। वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में हाँ, प्रफुल्ल पटेल जी से डिस्कशन होगा। आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो जानकारी मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी, लास्ट कमेंट है फटाफट। सिर्फ जी बस सिर्फ 30 सेकंड की बात करूंगा। देखिए, मैं ये बात दर्शकों से कर रहा हूं और जो भी महाराष्ट्र में ईमानदार नेता अधिकारी हैं उनसे ये बात कर रहा हूं। ये अवसर मैं इस्तेमाल कर ले रहा हूं 30 सेकंड का। देखिए, जांच, आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक सौदेबाजी कहां जाके रुकेगी इसका भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं और आप हमेशा इस कष्ट में रहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ कर नहीं पाते हैं, तंत्र में पिस रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई भ्रष्टाचार वाला मसला आया तो कागज मजबूत बनाइएगा, चाहे जो एजेंसी जांच करे,
कल भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए इसका इंतजाम कीजिएगा, क्योंकि टीवी पर यह बहस तो लगातार होनी है। वो बता ही रहे तिवारी जी की हर जगह थाना बिकता है। आप कष्ट में थे कि आपके थाने में एक आदमी था जो ऑडी मर्सिडीज से दरोगा चलता था, लेकिन सब मुंबई पुलिस वाले, महाराष्ट्र पुलिस के लोग ये नहीं करते, ज्यादातर ईमानदार होते हैं। कुछ बेईमानों की वजह से ये सब गड़बड़ होती है। आज उन बेईमानों को सबक सिखा दीजिए, मौका मिला है आपको। जी, बहरहाल ये केस जितना पेचीदा बन चुका है, आगे और कठिन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सीबीआई ये प्रिलिमिनरी जांच के बाद एफआईआर में क्या क्या दर्ज होता है ये हमें 15 दिन में पता चलेगा। और चूंकि कोर्ट के आदेश से हो रहा है इसलिए इसमें उल्लंघन नहीं होगा। तो आगे बहुत सारी परतें खुलनी हैं, और जैसा कि आशुतोष जी भी कह रहे हैं कि ये बात यहीं पे शायद रुकने वाली नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ की उगाही एक एक जगहों से, एक एक मंत्रालय से अगर हो रही है तो ये फिर बहुत ऊपर तक की बात होगी। कौन कहाँ कितना पहुँचा रहा है, किसका 30% है कि 33% है, पता नहीं है, लेकिन ये बात बहुत दूर तक ऊपर जाएगी और उसका खुलासा समय पे होगा। इस पर चर्चाएं अभी और आगे होंगी। देखते रहिए CNBC आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया।